हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई जोर से लगे होंगे। आज का अपना टॉपिक है बिहार बोर्ड कक्षा 10 भूगोल विषय के अंतर्गत पहला अध्याय, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। यानी कि इस वीडियो में हम संसाधन के बारे में जानेंगे कि संसाधन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका नियोजन कैसे करते हैं और उसका हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से जानते हैं संसाधन का महत्व। दिया गया है संसाधन का महत्व। तो संसाधन के महत्व में हम कहते हैं कि अपने जीवन में हम अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, है ना। चाहे जिस रूप में हो, अनेकों रूप में हम कई सारे वस्तुओं को उपयोग करते हैं। उसमें आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन हैं। यानी कि हम जितने भी वस्तु को उपयोग करते हैं, जो भी वस्तुएं उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वे सारे हमारे लिए क्या है, संसाधन है। जैसे अभी पढ़ने के लिए हम इस मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो मोबाइल हमारे लिए क्या है, संसाधन है। कहीं जाने के लिए हम कोई गाड़ी का उपयोग करते हैं, तो गाड़ी हमारे लिए संसाधन है। तो जितने भी संसाधन हैं ये दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और जैविक, दो प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ पर ये भूमि, मृदा, जल और जो खनिज है, इसे हम भौतिक संसाधन कहते हैं। जबकि मानवीय आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरे के पूरे क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। यानी कि हमारी आकांक्षाओं, हमारी इच्छाओं को पूरा करने में भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सारे क्या है, भौतिक जितने भी पदार्थ हैं मानवीय आवश्यकता को पूरा कर सकता है, इसीलिए ये एक संसाधन है। वही दूसरी ओर कह सकते हैं कि जो जैविक पदार्थ है, यानी कि जिसमें जीवन है, जैसे वनस्पति है, वन्य जीव है, या स्थलीय जीव है, या मानवीय जीवन है, को सुखी बनाने के लिए, है ना, सुखमय बनाने के लिए पीछे नहीं है। यानी कि हम अपने जीवन में जितने भी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें दो प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसमें पहला है भौतिक संसाधन, दूसरा जैविक संसाधन। तो यहाँ से हमने जाना कि भौतिक और जैविक दोनों ही पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो भौतिक हो या जैविक हो, तब तक वो संसाधन नहीं बनेगा जब तक उसमें हम कोई तकनीक नहीं लगाएंगे। जब तक तकनीक लगाते हैं तब जा कर के वो हमारा क्या बनता है, जीवन उपयोगी बन पाते हैं, यानी संसाधन बन पाते हैं। अनादिकाल से, अनादिकाल का अर्थ है कि हम बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से अरण्यों अर्थात वन, अरण्य को कहा जाता था वन। अरण्यों से वनस्पति में वनस्पति वन्य जीव उपलब्ध थे, यानी कि वनों में वनस्पति और वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय में, सागरों में जलीय जीव लाखों वर्षों से यहाँ विचरण करते आ रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ है, किंतु मानव के तकनीक के ज्ञान का क्या था, अभाव था। यानी कि वहाँ पर तकनीक नहीं था, ज्ञान का क्या था, अभाव। इसी ज्ञान के अभाव के कारण इन्हीं वस्तुओं का उपयोग हम नहीं कर रहे थे, जिस कारण से वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। लेकिन जैसे धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई और उसकी आवश्यकता हुई, तो मानव ने इस पर अपना ज्ञान अर्जन किया और इसके दर में क्या है, वृद्धि किया। और इतना ही नहीं, मानव कई सारे तकनीकों को पाकर ज्ञानी बना और उसके बाद पर्यावरण में जितने भी उपलब्ध पदार्थ थे, उन पदार्थों को सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव क्या हो गया, सक्षम हो पाया है। यानी कि सबसे पहले ज्ञान का अभाव था, हमारे पास ये सारे वस्तु उपलब्ध थी, किंतु ज्ञान के अभाव में हम उसका उपयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही हम क्या बन पाए, उससे संसाधन बना पाए और अपना जीवन को क्या किया, सक्षम बनाया और अच्छा मानव बनाया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है। यानी कि हम अगर कई प्रकार की जो जनप्रिय तकनीक का अर्थ होता है कि कोई ऐसा तकनीक जो सभी लोगों को प्रिय हो, यानी कि सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे कहा जाता है जनप्रिय तकनीक। तब जाके के सभ्यता विकसित होती है, तब जाकर ये क्या बना, सिविलाइजेशन बना। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके, संस्कृति, संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बन पाएगा
जब तक कि उसका हम उपयोग नहीं करेंगे। यहीं पर एक महान भूगोलवेत्ता थे जिसका नाम था जिमरमैन। उसने कहा था संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। अर्थात कि कोई वस्तु जब तक उसका हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो संसाधन नहीं बन पाएगा। जैसे मान लो ये एक पत्थर का टुकड़ा है, ये पत्थर का टुकड़ा है, ये पड़ा रहेगा, यानी हमारे लिए भी संसाधन नहीं है। लेकिन इस पत्थर के टुकड़ों से हम कुछ बना लेते हैं, कोई यंत्र बना लेते हैं, जैसे कि हम इस पत्थर के टुकड़ों को मूर्ति बना लेते हैं। जब हम उसका पूजा करने लगते हैं तो एक प्रकार से वो संसाधन का रूप ले लेता है। दूसरी ओर कहीं लकड़ी पड़ी हुई है ना, उस लकड़ी का उपयोग हम नहीं कर रहे होते, लेकिन उस लकड़ी से हम कोई फर्नीचर बना लेते हैं, कोई क्या बना लेते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं, तब वो फर्नीचर हमारे लिए संसाधन बन जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास वातावरण में, पर्यावरण में बहुत चीज़ है, लेकिन उसके कारण, ज्ञान के कारण, ज्ञान ये अगर नहीं है, तकनीक हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। उसमें ज्ञान लगा करके हम उसको क्या बनाते हैं, तकनीक बनाते हैं। तो इसीलिए कहा संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन को बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर और उदाहरण दिया गया है, कहा गया है कि वर्तमान परिवेश में सेवा को भी क्या माना गया है, संसाधन। यानी कि कोई सेवा कर रहा है, वो भी क्या है, संसाधन। सेवा कई रूप में होते हैं, जैसे कोई गायक या कवि, चित्रकार कोई गायक है या कवि है या चित्रकार है, अपने क्रियाकलाप से धनार्जन एवं स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके लिए वे क्रियाकलाप भी क्या बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। जैसे कोई गायक है ना, तो गायक के लिए उसका गायन जो है संसाधन है, क्योंकि उसी के द्वारा वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कोई कवि है तो कविता को रचना करके ही अपने धन में अर्जन करते, धन को बढ़ाते हैं, तो कविता ही उसका क्या है, संसाधन है। चित्रकार की चित्रकारी ही उसका क्या है, संसाधन है। तो इस प्रकार संसाधन के अलग अलग प्रकार हैं। संसाधन केवल कोई वस्तु ही नहीं बल्कि सेवा भी होता है। तो ये जैसे कवि ये सेवा दे रहे लोगों को, जनता को कविता के रूप में एक सेवा देना होता है। सच में तो यह है कि मानव स्वयं भी क्या है, संसाधन है। यहाँ तक कि मानव स्वयं क्या एक संसाधन है, क्योंकि इसके पास ज्ञान और तकनीक होता है, जिसके सहारे वो किसी भी वस्तु को, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसे उपयोगी बना ही लेता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्रकृति का उपहार है। यानी कि लोगों का मानना है कि संसाधन का एक प्रकृति का उपहार है, किंतु ऐसा नहीं है। संसाधन प्रकृति का उपहार नहीं है, बल्कि ये मानवों को क्रिया का क्या है, फलस्वरूप है। यानी मानव क्रिया करके, अपना ज्ञान लगा करके क्या क्या संसाधन का निर्माण किया है। यहाँ से एक डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। देखिए, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के एक कोण पर दिया गया है पर्यावरण, दूसरे पर यहाँ पर संस्थाएं, दूसरे पर यहाँ पर संस्थाएं। संस्था का अर्थ है, दूसरे पे यहाँ क्या है, संस्था है, तीसरे पे यहाँ प्रौद्योगिकी, इसके बीच में क्या है, मानव। तो देखो, मानव जो है, अब कोई भी वस्तु उठाएगा, कोई वस्तु कहाँ से उठाएगा, पर्यावरण से लेगा, है ना। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा लिया तो कहाँ से लेगा, पर्यावरण से लेगा। उस पर्यावरण से लिए गए चीज़ को कहाँ ले जाएगा, किसी न किसी संस्था में ले जाएगा। यानी कि संस्था वो जगह है जहाँ पर, जैसे फैक्ट्रियाँ हुई, फैक्ट्रियाँ भी क्या एक प्रकार की संस्था है। तो यहाँ किसी जगह उसे ले जाएंगे, वहाँ पर ले जाने के बाद उसमें कुछ अपना दिमाग, तकनीक, टेक्नोलॉजी लगाएगा। उसके बाद वो एक क्या बन जाएगा, उसके बाद ही कोई संसाधन का रूप लेगा। उसके बाद क्या लेगा, वो संसाधन का रूप लेगा। तो मानव क्या है, इस पूरे इकोसिस्टम के मध्य में है, बीच में है। पर्यावरण से कोई चीज़ लेकर के किसी संस्था में ले जा करके कोई तकनीक लगा करके उस वस्तु को क्या कर देता है, संसाधन बना देता है। तो संसाधन यहाँ से समझ में आया कि संसाधन जो होता है किसी भी देश का क्या है, आर्थिक मेरुदंड होता है। यानी आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र के दौर में पिछड़ जाते हैं। यानी जहाँ पर संसाधन की कमी है वह देश जो होता है अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं, यानी पीछे हो जाते हैं, ज़्यादा विकास नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से ही
संपन्न राष्ट्र विकास करते हैं। इसका आप कतई मतलब नहीं लगा सकते कि जहाँ पर ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है वही देश आगे बढ़ेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं बढ़ेगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण है जापान। जापान एक ऐसा देश है जहाँ प्राकृतिक संसाधन अत्यंत विपन्न है, यानी कि यहाँ पर कोई ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमेशा भूकंप आते रहते हैं। किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि के इतने सबल है, यह देश के उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग करके विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा किया है। यहाँ पर ज़्यादा तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन यहाँ के जो मानव संसाधन है वो मानव संसाधन इतने सबल है अपने तकनीकी दृष्टि से, यानी उसके बाद ज्ञान इतना अधिक है कि किसी भी वस्तु को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करता है। विवेकपूर्ण तरीका का मतलब यानी कि जितने की आवश्यकता उतने का उपयोग करें और सही से करें, उसे कहा जाता है विवेकपूर्ण उपयोग करना, जिस कारण से वो एक विकसित देश के श्रेणी में आज खड़ा हुआ है। अतः कह सकते हैं कि किसी भी देश के विकास में भौतिक और जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन का भी भूमिका होती है। यानी कोई भी देश है उसमें जैविक संसाधन हो, साथ में भौतिक संसाधन हो, लेकिन उसके साथ साथ मानव संसाधन का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानव संसाधन के बिना वह देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इस भौतिक और जैविक संसाधनों का सही में उपयोग किस प्रकार से किया जाए वो केवल मानव ही कर सकता है। तो विविध साधनों के मध्य मानव नियंत्रण की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है। जो अभी बताए थे, जो मानव जो होता है पर्यावरण से, संस्था से और तकनीक के बीच में क्या कहता है अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इससे क्या होता है, पर्यावरण के जो भी पदार्थ होते हैं वो उपयोगी बन जाते हैं और उपयोगी बन करके एक संसाधन का रूप ले लेता है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको संसाधन के जो महत्व है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे का टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, तो देखिए संसाधनों को वर्गीकरण के लिए अलग अलग आधार है। कोई एक आधार पर आप संसाधन को वर्गीकृत नहीं कर सकते, इसके लिए कई सारे आधार दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें कहा गया है जैव और अजैव। एक है जैव संसाधन, एक है अजैव संसाधन। ये जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है, इनका बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय है और अनवीकरणीय है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय। यानी स्वामित्व के आधार पर यानी कि कोई भी संसाधन है उसका स्वामित्व यानी मालिक कौन है, उसके आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद अगला है विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर बताया गया है, ये भी 4 भागों में बांटा गया है, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित कोष। यानी कि विकास, उस कोई भी संसाधन उसका विकास कैसे हुआ है, यानी कि वो जो पहले था जिस रूप में था वो अभी तक विकसित होने में कौन कौन से चरण में है, उसी में है सबसे पहला संभाव्य है, विकसित है, भंडार है और संचित कोष संसाधन है। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट के मदद से आप समझ सकते हैं कि संसाधनों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इन सभी वर्गीकरण को हम आगे जानते हैं। सबसे पहला जो संसाधनों का प्रकार में हम जाने हैं वो है क्या, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने जाना कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव। जैव संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होता है और उसमें जीवन होता है। जैव मंडल से प्राप्त होता है और जीवन होता है। ये क्या होता है, सजीव के सभी लक्षण इसमें मौजूद होते हैं, यानी सजीव होते हैं, उसमें जीवन होता है। ये सभी संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य में जीवन है और जैव मंडल से हमें प्राप्त होता है। वनस्पति है, मत्स्य है, पशुधन है, अन्य प्रकार के जो भी प्राणी हैं सभी क्या हमारे लिए संसाधन है।
तो ये जितने भी संसाधन हैं उस संसाधनों को हम जैव संसाधन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसमें जीवन हो, जिसमें सजीव के सभी गुण उपलब्ध हो, वैसे संसाधनों को हम कहते हैं जैव संसाधन। उदाहरण के तौर पर मनुष्य हुआ, वनस्पति हुआ, मत्स्य हुआ, पशुधन इत्यादि हम कह सकते हैं। उसके बाद अजैव संसाधन अर्थात जिसमें जीवन नहीं है, यानी कि वो निर्जीव वस्तु है, उसे हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसमें क्या हो, जीवन नहीं हो, निर्जीव हो, उसे हम क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे चट्टान हुआ, चट्टान में जीवन नहीं होता लेकिन हमारे लिए उपयोगी है। धातु में जान नहीं होता लेकिन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। खनिज में जान नहीं होता लेकिन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए ये सारे संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। यानी इसका उत्पत्ति के आधार पर बताया, यानी उत्पन्न कैसे हुआ है। यानी इन संसाधनों का उत्पन्न या तो जैव मंडल से हुआ है या तो अजैव मंडल से, यानी वो या तो उसमें जीवन है या उसमें जीवन नहीं है, इसी प्रकार से उत्पन्न हुआ है। आगे चलते हैं तो इसी में है, आगे है उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिसे किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उसे पुनः से प्राप्त कर लिया जाता है। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई ऐसे संसाधन है जिसका हमने उपयोग कर लिया, कोई ऐसे संसाधन है जिसका हमने क्या कर लिया? उपयोग कर लिया। उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो गया, लेकिन इसे पुनः से हमने बना लिया, पुनः प्राप्त कर लिया, तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। यानी उसका बनना फिर से शुरू हो जाता है, यानी वह फिर से बन जाता है। वैसे संसाधनों को हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ से आपने सीखा कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। उसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में अगर हम उदाहरण की बात करें तो ये सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगर समाप्त होगा तो उसे पुनः पूर्ति किया जा सकता है। पवन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, अगर समाप्त होगा तो उसे हम पुनः से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, यानी जिसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत हुआ, वन हुआ, वन के कट जाने के बाद हम पुनः वन लगा सकते हैं, तो यह कुछ समय में इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी फिर से उसे प्राप्त किया जा सकता है। वैसे संसाधनों को हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद अगला अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि वैसे संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। यानी कि कोई संसाधन है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद उसके पुनः निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है, यानी कि तुरंत वह नहीं बनता। जैसे जीवाश्म है, जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। मिट्टी है, मिट्टी के बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। तो ऐसे संसाधन जो है उसे कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन, यानी एक बार जो समाप्त हो गया वह फिर से नहीं बनने वाले। अगर बनेगा भी तो इसे बनने में लाखों वर्षों का समय लगेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है अनवीकरणीय, यानी इसका फिर से नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें है जीवाश्म ईंधन, इसका उदाहरण है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, ये सब जितने भी है ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। एक बार समाप्त हुआ तो फिर से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। पेयजल, जो हम जल पीते हैं वो भी अनवीकरणीय संसाधन है, और धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसे पुनः बनने में बहुत वर्षों का समय लगेगा। इसी प्रकार आगे है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर बात करते हैं तो संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि कोई वस्तु है, इस पर किसी खास पार्टिकुलर व्यक्ति का क्या है? अधिकार है, यानी कि यह संसाधन किसी न किसी का है। जैसे मैं इस यहाँ से इस चैनल से पढ़ा रहा हूँ, या इस टैब से पढ़ा रहा हूँ, या इस कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा पर्सनल है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं होता, ये मेरा व्यक्तिगत संसाधन है ना। तो ये क्या किसी खास व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार होता है, जिसके बदले वो किसी सरकार को क्या करता है? लगान चुकाते हैं, यानी उसके बदले सरकार को क्या देते हैं? टैक्स देते हैं।
जैसे भूखंड हुआ, यानी जो भूखंड हमारे पास जो भूमि होता है उस पर मेरा अपना मालिकाना हक होता है, यानी इसके मालिक हम होते हैं। लेकिन इसके बदले हम सरकार को क्या देते हैं? लगान देते हैं। जो घर होता है या अन्य जायदाद होता है जिस पर हम लोग का निजी स्वामित्व होता है, बाग बगीचा, तालाब, कुआं, ऐसे संसाधन हैं जिस पर किसी न किसी निजी व्यक्ति का क्या होता है? स्वामित्व होता है, यानी उसका मालिक होता है। इन सभी के बदले वो सरकार को क्या देता है? टैक्स चुकाता है या लगान देता है। वैसे संसाधनों को ही हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद क्या है? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत ऐसे संसाधन आते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है ना, जो उन सबों के लिए क्या होता है? सुलभ होता है। जैसे गांव में चारण भूमि है, श्मशान भूमि है, मंदिर है, मस्जिद है, सामुदायिक भवन है, तालाब है। ये जितने भी संसाधन हैं ये सारे क्या है? सामुदायिक संसाधन है। किसी खास व्यक्ति का अधिकार ना हो करके इस पर पूरे समुदाय या पूरे समाज का अधिकार होता है, सभी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है सामुदायिक संसाधन। लेकिन नगरीय क्षेत्र में इसका परिभाषा बदल जाता है। जैसे सार्वजनिक पार्क हुआ, पिकनिक स्थल हुआ, खेल का मैदान हुआ, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा हुआ, गिरजाघर हुआ, ये सारे क्या है? सामुदायिक संसाधन है। यहाँ पर एक ही समुदाय के लोग या पूरे एक ही प्रकार के समुदाय के लोग यहाँ पर क्या होते जाते हैं। जैसे मंदिर में मुस्लिम समुदाय के लोग जाएंगे, मंदिर में हिंदू समुदाय के लोग जाएंगे पूजा अर्चना करने के लिए, मस्जिद में मुसलमान लोग जाएंगे, गिरजाघर यानी कि चर्च में ईसाई लोग जाएंगे, गुरुद्वारा में सिख लोग जाएंगे। तो इस पूरे समुदाय का ही क्या है? के लिए संसाधन है, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये नहीं होता, इसीलिए इसे कहा जाता है सामुदायिक संसाधन। आगे है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को देश के संसाधन कहलाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जिस पर क्या होता है? सरकार का वैधानिक हक होता है या अधिकार होता है, या वो किसी भी जनता का अधिग्रहण करके आम जनता के हित में काम कर सकती है। देखिए, देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं सारे के सारे संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन, यानी किसी भी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी वस्तुएं राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी। लेकिन उस पर सरकार का या व्यक्ति का क्या होता है? कानूनी अधिकार होता है, वैधानिक हक होता है। उसे लेकर के किसी पूरे समाज या पूरे समुदाय के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं अधिग्रहण करके। जैसे मान लीजिए कोई एक गांव है, गांव में बहुत बड़ा भूमि है, ये किसी व्यक्ति का है, मान लीजिए ए नाम की कोई व्यक्ति है, इसका ये भूमि है। लेकिन सरकार चाहती है इस ए वाले भूमि पर एक हम हॉस्पिटल बना दें या खेल का मैदान बना दें। तो इसे क्या करेगा? उस व्यक्ति से ये ज़मीन ले करके यहाँ पर क्या अधिग्रहण कर लेगा, और अधिग्रहण करने के बाद ये यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना देगा या स्कूल बना देगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यानी कि सभी के हित के लिए, आम जनता के हित के लिए इसका क्या करे? उपयोग करेगा। तो वही क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। इस संसाधन पर, इस भूमि पर सरकार का क्या है? वैधानिक हक है ना। अपने गांव के आसपास में या शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड अवश्य देखा होगा, वहाँ पर लिखा होता है ये भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया गया है, यानी कि यह क्या है? भूमि खरीदा जा चुका है किसी सरकार के द्वारा। वही आपको बता दूं कि किसी भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, राजनीतिक सीमा समझते हैं किसी भी देश का, यानी कोई भी देश है उसका जो लास्ट बाउंड्री होता है, ये मान लो देश किसी देश का है तो लास्ट बाउंड्री इस देश के अंदर, इस देश के अंदर, उसे कहते हैं राजनीतिक सीमा, है ना। राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव, समुद्री जीव सभी क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन माने जाते हैं। वैसे भी बता दें, जो समुद्र की ओर कि जो ऐसे देश है जिसका तट रेखा समुद्र से लगता है, तो समुद्र की ओर 200 नॉटिकल माइल, कितना किलोमीटर नहीं, नॉटिकल माइल महासागरीय क्षेत्र तक क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो अपना भारत के नक्शा को देखते हैं तो हमारे भारत का तटीय भाग कुछ ऐसा है। तटीय भाग से यहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल माइल, कितना? 200 नॉटिकल या समुद्री मील का जो भी क्षेत्र होगा,
इस क्षेत्र जो होगा, इस क्षेत्र का पूरा उपयोग कौन करेगा? भारत सरकार करेगा। इसे ही कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो किसी भी तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक के जो जलीय क्षेत्र होता है या महासागरीय क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र भी क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ही आता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन एक ऐसे संसाधनों का नियंत्रण करती है जिसकी वैसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या करते हैं? नियंत्रित करती है। ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसमें तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र का जो भी संसाधन होता है उस पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधनों का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु या अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। अभी तुरंत बताए हैं कि किसी भी देश में, जैसे हमने उदाहरण के लिए दिया कि भारत अपना देश के ऐसे ये तटीय रेखा यहाँ से है, तट रेखा से 200 किलोमीटर यहाँ गलत लिखा दिया, नॉटिकल माइल होता है, 200 नॉटिकल माइल तक की जो भी भूमि होगी वो तो हमारा है, भारत देश का है। लेकिन उसके बाद जो खुला महासागरीय क्षेत्र है, 200 नॉटिकल माइल के बाद जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर जो कंट्रोल होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होता है, जिसका उपयोग कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेकर कोई अनुसंधान करने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कोई देश का बनाना है परमाणु, और परमाणु बम बनाया, परमाणु बम बनाने उसे परीक्षण करना है, उसका देखना, टेस्टिंग करना है तो कैसे काम करता है, तो उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं बीच समुद्र में जाकर के। या हम जितने भी प्रकार के रॉकेट छोड़ते हैं, चंद्रयान सब छोड़ते हैं, कोई भी रॉकेट छोड़ते हैं, उसका जितना भी मलबा होता है वो आकर के इन्हीं क्षेत्रों में आकर के गिरता है, जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधीन आता है और उसी से परमिशन लेके ये सारे काम किया जाता है। तो यहाँ तक हमने जाना कि संसाधन जो होता है स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं। एक और यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है बॉक्स में, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक के जो क्षेत्र होता है उसे अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी किलोमीटर नहीं होगा, नॉटिकल माइल होगा। यानी कि अभी जो बताया 200 किलोमीटर तक का जो राष्ट्र क्षेत्र होता है समुद्र, उसे कहा जाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विकास के स्तर पर भी संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। यानी उस संसाधन का विकास कैसे हुआ है, वो पहले कैसे था और उसको विकसित होकर के कैसा बना है। तो सबसे पहला संभावी संसाधन या संभाव्य संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद तो है लेकिन जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पर है लेकिन उसे उपयोग में लाए जाने की केवल संभावना है, उपयोग हम कर नहीं रहे हैं लेकिन लाए जाने की क्या है? संभावना है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया लेकिन आने वाले समय में होगा, यानी भविष्य में उसे उपयोग होने की संभावना है। वैसे संसाधनों को हम कहते हैं संभाव्य संसाधन। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, यानी हिमालय अभी पर्वत बहुत बड़ा है ना, उस बहुत बड़े पर्वत के नीचे बहुत सारे खनिज दबे हुए, यानी इन क्षेत्रों में तो है, वर्तमान समय में इसका उत्खनन नहीं हो रहा है या खनन नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि खनन करके निकाला जाए, ऐसे पूरी संभावनाएं हैं। जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। अभी बहुत दुर्गम मतलब बहुत कठिनाई है, बहुत महंगा है, लेकिन वर्तमान में इसे छोड़ दिया गया। आने वाले भविष्य में अगर उसकी आवश्यकता पड़ी, उतना पैसा हुआ तो उसे खोद के निकाल लिया जाएगा। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में पवन ऊर्जा के बहुत सारे संभावना है, सौर ऊर्जा के बहुत सारे संभावना है। अगर वहाँ पर लगा दिया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा क्या होगा? विद्युत का उत्पादन होगा, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है? मरुस्थल है, उन क्षेत्रों में कुछ नहीं होगा। अगर वहाँ पर सौर ऊर्जा लगा दी जाए हजारों एकड़ में तो बहुत सारे सूर्य से ऊर्जा हमें प्राप्त हो सकती है, बिजली प्राप्त हो, संभावना है, लेकिन ज़्यादा पैसा होने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है वर्तमान में, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रों में लगाया जा चुका है। गुजरात के तटीय क्षेत्र सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है भारत का, तो वहाँ पर अगर लगा दिया जाए पवन ऊर्जा, है ना, बहुत बड़े बड़े पवन चक्की को लगा दिया जाए
तो यहाँ समुद्र से आने वाली जो हवा है इससे पवन चक्कियाँ नचेगी और इससे हम बिजली का उत्पादन होगा। तो यहाँ होने की बहुत ज़्यादा क्या संभावना है। तो ऐसे संभावना वाले संसाधन को हम कहते हैं संभावी संसाधन या संभाव्य संसाधन। उसके बाद है विकसित संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है ना, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, उसके गुणवत्ता का निर्धारण भी हो चुका है, वर्तमान में उसका हम उपयोग भी कर रहे हैं, वैसे संसाधन का विकसित संसाधन जिसका हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। जैसे कहीं पर कोयला का खदान है, पता चल चुका है कि इसमें कोयला है, इतने कोयला है, इसका ये क्वालिटी है कोयला का, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो वैसे संसाधनों को हम कहेंगे विकसित संसाधन, है ना। आगे है भंडार संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं लेकिन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम है, किंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इसे केवल भंडारित करके रखा गया है। तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं भंडारित संसाधन। यानी कि ये कोई वस्तु है, ये जानते हैं कि ये मानव की आवश्यकता को पूरा करेगा, मानव की आवश्यकता को पूरा कर लेगा, लेकिन इसको पूरा करने में, इसको संसाधन बनाने के लिए वर्तमान में कोई ऐसी तकनीक नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण इस वस्तु को हम संसाधन के रूप में बना सके। उदाहरण के लिए बताया गया जल। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन बहुत ही होता है, असीम क्षमता छिपी हुई है। वैसे हाइड्रोजन है, वैसे ऑक्सीजन है, दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। लेकिन वर्तमान में उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अभी तक ऐसे कोई ऐसा तकनीक नहीं बना है जिससे इसमें से हाइड्रोजन को भी अलग करके रखा जा सके और ऑक्सीजन को भी अलग करके रखा जा सके। तो ऐसे संसाधन का, ऐसे टेक्नोलॉजी का अभाव है। लेकिन ये जल तो है, तो जल हमारा क्या है, भंडार संसाधन है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी बनेगा तब। आगे है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन के अंतर्गत वास्तव में ऐसे संसाधन का भंडार के अंश है जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार में प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी कि ऐसे संसाधन इसका तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, तत्काल का उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, किया जा सकता, यानी उसका तकनीक भी हमें पता है कि कैसे बनेगा, है ना। कोई वस्तु है इसे संसाधन के रूप में अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन इसका तकनीक पता है हमको कि इसका तकनीक क्या करेंगे ताकि संसाधन बन जाए, लेकिन अभी हम इसको रखें, बस अपने घर में बचा करके रखें, बाद में इसका हम उपयोग कर लेंगे। जैसे लकड़ी है, हम अपने पास लकड़ी रखे हुए हैं, ये लकड़ी में हमें पता है कि इसका कौन सा तकनीक लगेगा ताकि ये फर्नीचर बन जाए, लेकिन वर्तमान में हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, संचित करके अपने घर में संजोग के रखे हैं। इसीलिए हमारे लिए क्या संचित कोश संसाधन है, यह भविष्य में हमें सहायता करेगा। जैसे नदी का जल, हमारे पास नदी का जल है, हमें पता है कि नदी के जल में अगर हम बांध बना देंगे यहाँ पर, तो इससे हमें बिजली की बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर मत्स्य पालन शुरू हो जाएगा, संसाधन बन जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे, संजोग करके रखें, संचित करके रखें, इसीलिए इसे कहा जाता है संचित कोश संसाधन। तो यहाँ तक हमने संसाधन के प्रकार के बारे में जाना कि संसाधन क्या होता है, उसके महत्व को जाना, संसाधन के प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से आधार है, और सभी प्रकारों को हमने यहाँ पर डिटेल में चर्चा किया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम संसाधन के नियोजन, संसाधन का नियोजन हम किस प्रकार से करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो अगले वीडियो में आप ज़रूर मिलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।